हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी कि समावेशी शिक्षा। आज उसके हम लघु उत्तरी प्रश्नों को करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी सब्जेक्ट की यानी थर्ड सेमेस्टर का आपका सभी सब्जेक्ट का बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया गया है। अतिलघु उत्तरी प्रश्न भी करा दिया गया है। कुछ जो है जैसे आपके संस्कृत हो गए, मैथ हो गए, ठीक, इन सब का प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का बार बार यही कमेंट आ रहा था कि मैम लघु उत्तरी प्रश्नों को भी कराइए। तो लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अभी एग्जाम को टाइम है ना। अभी कोई भी नोटिस ही नहीं आया, अभी बोर्ड का फॉर्म ही नहीं फिल हुआ है। तो हालांकि अभी टाइम है, तो आपको लघु उत्तरी प्रश्न भी करा दिया जा रहा है और आपको हर एक पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया जाएगा। तो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अभी टाइम है, रिवीजन कर सकते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मंद बुद्धि बालकों की पहचान बताइए। यानी कि अगर कोई बालक मंद बुद्धि वाला है ना, मंद बुद्धि का बालक है अगर, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे ये बताना है, यानी कैसे पहचानेंगे। तो देखिएगा, तो मंद बुद्धि बालकों की पहचान की कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। यानी कि जब बच्चा मंद बुद्धि का होगा या प्रतिभाशाली होगा, कोई भी वो होगा, तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण तो होंगे ना। तो आप उन्हीं लक्षणों को देख के आप पहचान सकते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है। मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वो देर से बैठना सीखते हैं। यानी कि जो बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं वो सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, देर से बैठना सीखते हैं, देर से बोलते हैं। चलना सीखने में भी सामान्य बालक की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष अधिक लेते हैं। जैसे आपके बच्चे, सामान्य जो बच्चे होते हैं वो 1 साल के बाद धीरे धीरे वो चलना सीख जाते हैं, लेकिन आपके जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो उनसे 1-2 वर्ष ज्यादा लेते हैं चलने में, ठीक। और शब्दों का उच्चारण को जीवन भर असामान्य बना रहता है, और जो वो बोलते हैं यानी जो शब्दों का उच्चारण करते हैं वो पूरी लाइफ क्या होता है कि असामान्य बना रहता है, यानी कि सामान्य नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि उनके उच्चारण में हमेशा कुछ न कुछ त्रुटि रहती ही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा लक्षण। तो बालक की कुछ बातें तो सामान्य होती हैं परंतु कुछ पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि बालक की जो कुछ बातें हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे उनका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। अब क्या है वो देखेंगे। यह नियंत्रण की कमी शारीरिक क्रिया पर भी हो सकती है और सोचने के ढंग ढंग पर भी। यानी कि ये जो नियंत्रण नहीं होता है वो उसके फिजिकल पे भी और मेंटली दोनों पे हो सकता है। यानी कि कुछ चीजें तो सामान्य होती हैं, लेकिन जो आपकी शारीरिक क्रिया होती है और जो उसके सोचने का ढंग होता है उस पे जो है उस बच्चे का कंट्रोल नहीं होता है ना, क्योंकि वो मंद बुद्धि का बालक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला पॉइंट। मंद बुद्धि बालक के सीखने की शक्ति विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में कम होती है। आपके जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका जो सीखने की क्षमता होती है वो क्या होता है, बहुत सारे एरिया में या बहुत सारे क्षेत्र में ठीक कम होता है। जैसे पढ़ने का हो गया या फिर दौड़ने का, चलने का, ठीक है, योगा करने का, ये सब क्या होता है, यहाँ पे बच्चे की जो सीखने की शक्ति है वो हल्का फुल्का क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगला लक्षण देख लेते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि मंद बुद्धि बालक समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि जो आपके मंद बुद्धि बालक होते हैं वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं या कठिनाई अनुभव करते हैं, यानी कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं ना, वो लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं जाते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां वो जाने से बचते हैं। ये चीजें प्रैक्टिकली आप कहीं अपने आसपास में कुछ बच्चों को देखते होंगे जो बिल्कुल मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो उनका जो लक्षण होता है ना आप खुद ही पहचान जाएंगे ये बच्चा मंद बुद्धि का है, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 देखते हैं। वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं, 2023 में पूछा है। तो समझिएगा वाद विवाद विधि से, वाद विवाद विधि होता क्या है इसको देखेंगे। तो देखिएगा, वाद विवाद विधि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चीजें वही हैं। नवीन शैक्षिक विचारधारा के प्रवर्तक
इसका आंसर देखिएगा, नवीन शैक्षिक विचारधारा के जो प्रवर्तक विद्वान हैं, उनका कथन ये है कि छात्र को केवल श्रोता मानना अनुचित है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नवीन शिक्षा है, इस नवीन शिक्षा की जो विचारधारा के प्रवर्तक हैं या जो विद्वान है, उनका कथन ये है कि आज के टाइम पे छात्र सिर्फ श्रोता, यानी छात्र क्लास में सिर्फ सुनते रहे, ये अनुचित है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि क्लास में अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है और बच्चे बस सुन रहे हैं, तो ये आज के टाइम पे क्या है, अनुचित है, सही नहीं है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में छात्र का सक्रिय रहना आवश्यक है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र को एक्टिव रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बालक को सक्रिय बनाए रखने हेतु वाद विवाद पद्धति अति आवश्यक है, यानी कि बालक को अगर एक्टिव रखना है तो उसके लिए जो आपका वाद विवाद पद्धति है ना, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वाद विवाद पद्धति में शिक्षक स्वयं या छात्रों की सहायता से किसी कारण समस्या का निश्चय करता है। यानी वाद विवाद पद्धति में क्या होता है कि शिक्षक भी होता है, छात्र भी होते हैं, छात्रों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसपे वो आपस में डिस्कस करते हैं, और जहां पे जरूरत होता है वहां पे शिक्षक क्या करते हैं, उनका जो है मदद करते हैं। ठीक, तत्पश्चात छात्र विषय सामग्री का संकलन करते हैं, वही चीज है। वाद विवाद पद्धति में छात्रों को अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है। यानी कि आपके वाद विवाद पद्धति में क्या होता है, जो टॉपिक दिया जाता है उससे संबंधित बच्चे अपने विचार को, अपने भाव को, अपने अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, वाद विवाद व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही प्रकार का होता है। आपका जो वाद विवाद होता है वो ग्रुप में भी होता है, ठीक, और आपका पर्सनली यानी एक एक लोगों के बीच में भी होता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों का पथ प्रदर्शन करता है। वाद विवाद विधि में क्या होता है कि जो आपके टीचर होते हैं वो बच्चों का क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर वो मतलब कि रास्ते से आप भटक रहे हैं या टॉपिक से हट रहे हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों का पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, छात्र वाद विवाद करते समय विषयांतर हो जाते हैं, तो शिक्षक अपने अध्ययन के आधार पर छात्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वाद विवाद विधि में अगर बच्चे अपने टॉपिक से इधर उधर भटकते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, उनको बच्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को उसी टॉपिक पे बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, वाद विवाद विधि क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा, या आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये नया टॉपिक नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी आप इसको पढ़ रखे हैं, है ना। चलिए, प्रश्न उत्तर नंबर 3 को देख लेते हैं। तो 3 आपका पूछ रहा है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। 2023 में पूछा हुआ है। तो देखिएगा, सृजनात्मकता का विकास करने वाले निम्न तत्व हैं। 4 तत्व है। पहला है आपका सृजनात्मकता का स्तर, यानी कि जो आपका क्रिएटिविटी है, तो सृजनात्मकता को बोलते हैं क्रिएटिविटी इंग्लिश में। ठीक, सृजनात्मकता स्तर। ठीक, दूसरा है आपका बौद्धिक स्तर, तीसरा है आपका मापन योग्य व्यवहार, चौथा है आपका मौलिकता एवं नवीनता। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा, सृजनात्मकता का जो स्तर है वो 4 स्तर है। पहला है आपका सृजनात्मकता स्तर, दूसरा है आपका बौद्धिक स्तर, तीसरा है आपका मापन योग्य व्यवहार, और चौथा है आपका मौलिकता एवं नवीनता। ठीक, 4 स्तर हैं आपके। वन बाय वन हम देखते हुए चलेंगे सबको। तो आपका सृजनात्मकता का जो विकास है उसके तत्व पूछ रहा था। तो 4 तत्व है। पहला है आपका सृजनात्मकता स्तर, दूसरा है बौद्धिक स्तर, तीसरा है मापन योग्य व्यवहार, ठीक है, और चौथा है मौलिकता एवं नवीनता। ये आपकी सृजनात्मकता के स्तर हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, इसको अब डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो सृजनात्मकता स्तर है
ये क्या है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो सृजनात्मकता इस तरह इसमें चिंतन जो होता है ना वो सरलता से होता है तथा यांत्रिक होता है। जिस चिंतन में प्रत्याशा रहती है उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। ठीक। अभिसारी चिंतन मूल्यांकन के साथ साथ सृजनात्मक शक्तियों का तीसरा पक्ष है। व्यक्ति में परिस्थिति की पुनर्व्यवस्था होना जरूरी है। इसे कार्यात्मक स्थिरता भी कहते हैं। सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए दोनों ही तरह के चिंतनों का परीक्षण किया जाता है। देखिएगा सृजनात्मकता होता क्या है उसको देखिएगा, क्रिएटिविटी यानी बच्चे क्या होते हैं जब वो अपने से ठीक कुछ अलग करने की कोशिश करते, कुछ अलग करते हैं, तो वही आपका सृजनात्मकता होता है ना। अब दूसरा जो तत्व है वो है आपका बौद्धिक स्तर। तो देखते हैं बौद्धिक स्तर क्या है। तो सृजनात्मक सृजनात्मक शक्ति के लिए उच्च बुद्धि लब्धि आवश्यक है। ठीक। सृजनात्मक शक्ति के लिए क्या है आपका उच्च बुद्धि लब्धि आवश्यक है। नवीन मौलिक एवं परंपरागत ढंग से हर कार्य करने का साहस केवल उच्च बुद्धि लब्धि के छात्रों में ही होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त निम्न बुद्धि लब्धि के व्यक्ति भी सृजनशील हो सकते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही सृजनशील नहीं होते हैं, बल्कि निम्न बुद्धि वाले भी जो बच्चे होते हैं वो या व्यक्ति होते हैं वो सृजनशील हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका मापन योग्य व्यवहार। तो इसको देखिएगा, सृजनात्मकता का यह महत्वपूर्ण तत्व है, यानी आपका जो मापन योग्य व्यवहार है ये सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण तत्व है। इसका पता मापन के उन व्यवहारों से चलता है जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और वैध विधि से मापे जा सकते हैं। ठीक। जिन व्यवहारों को उक्त विधियों से नहीं मापा जा सकता उनका अध्ययन असंभव होता है। ठीक। अब चौथा तत्व देख लेते हैं, मौलिकता एवं नवीनता। तो सृजनात्मकता के लिए मौलिकता एवं नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता होना नितांत आवश्यक है। ठीक। सृजनात्मकता के लिए क्या है, मौलिकता एवं नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर परंपरागत ढंग से अलग हटकर नवीन कार्य करने का साहस बालक में विद्यमान है तो वह सृजनात्मकता की सीमा में आएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो हर एक बच्चों से हटकर कुछ नया कार्य करते हैं तो वो सृजनात्मकता की सीमा में यानी वो क्रिएटिविटी के ग्रुप में वो आएंगे। ठीक। आई बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। यानी कि कोई भी आप लिख सकते हैं अधिगम अक्षमता, यानी कि जो पढ़ने में अक्षम हो, यानी जो मतलब कि आपके सक्षम ना हो या उनको कोई ना कोई दिक्कत होती हो, उसके बारे में हमें लिखना है। अधिगम अक्षमता वाले बालक के दो प्रकार बताना है, तो आप कुछ भी कोई भी दो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है आपका मंद बुद्धि बालक। ठीक। तो मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है और वे सीखकर भूल भी जाते हैं। ठीक है। उन्हें स्मरण क्षमता का अभाव होता है, यानी कि आपके मंद बुद्धि बालक ऐसे बालक होते हैं जिनके सीखने की गति बहुत धीमी होती है और वो जो कुछ भी सीखते हैं वो बाद में भूल भी जाते हैं। ठीक। आपके मंद बुद्धि बालक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्मरण क्षमता है वो बहुत लो होता है ना, इसीलिए वो जो भी पढ़ते हैं जो भी चीजें याद करते हैं वो जल्दी ही भूल जाते हैं। यही आपके मंद बुद्धि बालक होते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि मंद बुद्धि बालक की मतलब कि आप मंद बुद्धि बालक को कैसे पहचानेंगे, है ना। तो हमने लक्षण में वहां पढ़ा था कि ये देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं, सामान्य बच्चों के द्वारा जो है 1-2 साल देर से चलते हैं ना, चीजें हमने स्टार्टिंग में ही प्रश्न के उत्तर नंबर 1 में वहां पे हमने पढ़ा था। चलिए दूसरा देखते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक। तो दूसरा आपके अधिगम असमर्थी बालक हो सकते हैं। तो ये वे बालक होते हैं जिनमें सीखने की बहुत अधिक कमी होती है, यानी कि आपके अधिगम असमर्थी बालक में क्या होता है कि इसमें ऐसे बालक आते हैं जो सीखने में बहुत ही ज्यादा लो होते हैं। ठीक। इनमें सुनने, बोलने, समझने तथा पढ़ने लिखने संबंधी अयोग्यता पाई जाती है, यानी कि इनमें सुनने में भी ये योग्य नहीं होते हैं, बोलने में भी योग्य नहीं होते हैं, समझने में भी योग्य नहीं होते हैं और पढ़ने लिखने संबंधी भी चीजों में क्या होते हैं, ये अयोग्य होते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है अपवंचन क्या है, 2023 में पूछा हुआ है। तो समझिएगा अपवंचन क्या होता है।
तो आपका अपवंचन वह स्थिति है, ठीक। अपवंचन वह स्थिति है जिसमें बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं, ठीक, बालक जो होते हैं वो अपनी मौलिक आवश्यकता, अब मौलिक आवश्यकता क्या होता है लोगों का? मौलिक आवश्यकता वो होता है कि जिससे उनका दिनचर्या बस चल जाए, जैसे कि खाने के लिए रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए। यही जो होता है ये व्यक्तियों का क्या होता है? मौलिक आवश्यकता होता है, ठीक, मूलभूत आवश्यकता होता है जो कि सिर्फ जीवन चलाने के लिए जरूरी है ना। तो आपका जो अपवंचन होता है यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो होता है बालक या व्यक्ति, ठीक, अपनी मौलिक आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और रहने के लिए जगह भी पूरी नहीं कर पाता है। यानी अपवंचन में क्या होता है कि ऐसे बालक होते हैं इसमें जो कि ना उनके पास रोटी है खाने को, ना पहनने को कपड़े हैं, ना उनको रहने के लिए घर है, यानी इन सब चीजों से वो बहुत दूर है। यही आपकी अपवंचन की स्थिति कहलाती है, ठीक। ऐसे बालकों को बहुत न्यून सुविधाओं के साथ जीवन गुजारना पड़ता है, यानी आपके जो अपवंचन तरह के बालक होते हैं इनको बहुत ही कम सुविधा, यानी इनको कोई सुविधा होती ही नहीं है, बिना किसी सुविधा के इनको जीवन जो है बिताना पड़ता है, ठीक। वे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे, यानी कि ये आपके जैसे कि बहुत सारी सुविधा होती है, आपकी आर्थिक सुविधा होती है, सामाजिक सुविधा होती है, सांस्कृतिक सुविधा होती है। तो ये जो आपके अपवंचन वाले बालक होते हैं ना, ये इन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इनको इस कोई भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था, सॉरी, कोई भी उनको जो है क्या है, आपकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुछ भी सुविधा इनको नहीं मिल पाती है। इससे उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है। जब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ना पोषण मिल रहा है, ना तो अच्छा माहौल मिल रहा है, तो उनका जो विकास होता है ना, वो जो है सामान्य बात बच्चों जो होते हैं, सामान्य जो बच्चे होते हैं, उनकी अपेक्षा इनका विकास बहुत ही कम होता है, ठीक। जैसे आप सभी ने देखा होगा जो रोड के किनारे होते हैं वो तंबू वगैरह लगा के, है ना, रहते हैं, उनके पास खाने पीने को भी बहुत चीजें, बहुत न्यून चीजें होती हैं, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जो कूड़ा करकट बिनते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। तो जो गंगा जी के किनारे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, इस तरह के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपवंचन बालक कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समुदाय के साथ सहयोगी संबंधी कार्य बताइए, यानी कि पूछ रहा है कि समुदाय के साथ यानी ग्रुप के साथ, यानी समाज के साथ, है ना। समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी यानी ग्रुप। तो कम्युनिटी के साथ जो सहयोग संबंधी कार्य होता है उसको बताना है। तो देखिएगा, पहला है आपका बालकों को बालकों की शैक्षिक तथा, यहाँ तथा होगा, व्यवसायिक प्रगति एवं समायोजन में उसे समुदाय के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। यानी आपके जो बालक हैं उनको शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित या फिर व्यवसाय से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो आपकी कम्युनिटी के सदस्य हैं उनसे सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगला है आपका, उसे समुदाय तथा समाज विशेष की आवश्यकताओं तथा प्रकृति विशेष में अपने आप को पूरी तरह परिचित रखना चाहिए और उनके सदस्यों से अच्छा तालमेल बनाकर उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए, ठीक। अगला है आपका, समुदाय तथा समाज के सदस्यों से सहयोग लेकर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करना चाहिए। समुदाय के निकट बालकों को ले जाकर समुदाय की आवश्यकताओं तथा संसाधनों आदि की जानकारी देने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक। अगला है, जिन बालकों को परिवेश संबंधी समायोजन समस्याएं हैं उनके उपयुक्त समायोजन एवं पुनः व्यवस्थापन में भी परामर्शदाता को समुदाय का सहयोग लेने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 7 है, 2023 में पूछा हुआ है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। यानी कि जो आपका निरीक्षण प्रणाली होता है इसमें जो है आपको सुधार हेतु सुझाव देना है।
तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो सीरीज होता है ना, उसमें जो प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न का तो उत्तर दिया ही रहता है, उससे संबंधित आपको सारी चीजें दी जाती हैं, इसलिए ये देखने में आंसर बहुत बड़ा लगता है ना। चलिए देखते हैं, निरीक्षण प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हुए चलेंगे, प्रचलित आदेशात्मक निरीक्षण पद्धति के दोषों तथा कमियों का निवारण सहयोगी व परामर्शदायी परिवीक्षण की नवीन धारणा से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी दोष है, जो भी कमी है, इनका जो निवारण है वो आपके जो परामर्शदायी या पर्यवेक्षण है, उनकी जो नवीन धारणा है, इससे जो है आपकी जो भी दोष है और कमी है, इनको दूर किया जा सकता है। ठीक, इस विषय में यदि परिवर्तन किया जाए तो वर्तमान निरीक्षण पद्धति के बहुत से दोषों का निवारण नहीं होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस विषय में अगर हम कुछ बदलाव ले आ दे, परिवर्तन ले आ दे, तो जो हमारा वर्तमान निरीक्षण पद्धति है, इससे जो है बहुत सारे दोष जो है उनका निवारण नहीं हो सकता है। ठीक, बल्कि उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। ठीक, विद्यालय के सामान्य निरीक्षण की प्रचलित पद्धति में निरीक्षकों की संख्या कम की जा सकती है, जिससे व्यय में बहुत अधिक वृद्धि ना हो। यानी कि विद्यालय का जो सामान्य निरीक्षण है, इसमें जो है आप जो निरीक्षण करते हैं उनकी संख्या अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत कम व्यय आएगा। ठीक, खर्च कम आएगा। सामान्य प्रशासक से संबंधित निरीक्षण विद्यालय संचालन के कार्यों का निरीक्षण करे तथा विशेषज्ञ परामर्शदाता शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करें, तो शिक्षा का स्तर अवश्य उन्नत होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य आपके प्रशासक हैं, उनसे जो संबंधित निरीक्षण है, वो विद्यालय के जो कार्य है उनका निरीक्षण करें, और जो विशेषज्ञ हैं वो परामर्शदाता शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नत के लिए अपनी सेवा अर्पित करेंगे, तो उससे क्या होगा, शिक्षा का जो स्तर है वो अवश्य उन्नत होगा। यानी शिक्षा के स्तर में थोड़ा बढ़ोतरी होगी। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि जो चीजें नहीं उचित है उसको हम हटा दें, और जो चीजें हैं उसी में हम चीजों को मैनेज करें, तो जाके हमारी जो निरीक्षण प्रणाली है उसमें सुधार हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से शिक्षकों की विशिष्ट विधियों जैसे संगीत, कला, हस्तकला, गृह विज्ञान में भी कुशल सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। यानी इस व्यवस्था से क्या होगा, फिर जो शिक्षक हैं उनकी जो अलग अलग रुचि हो या जो अलग अलग विधि है, जैसे संगीत हो गया, कला हो गया, हस्तकला हो गया, गृह विज्ञान हो गया, तो उनको जो है इन सब में भी कुशल किया जा सकता है। यानी इनको इन सब क्षेत्रों में भी निपुण किया जा सकता है। विद्यालय में विशेषज्ञों और या निरीक्षकों या सलाहकारों या शिक्षकों के निकट संपर्क के फलस्वरूप स्वयं शिक्षकों में अपने विषय के लिए उत्साह होगा और वे अपनी शिक्षण योग्यता को सुधारने में अधिक रुचि रखेंगे। ये आपका था कि कैसे सुधार होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेंगे, एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य लिखिए। 23 में पूछा हुआ है, तो समझिएगा। तो पहला जो अच्छा कार्य है वो क्या है, तो जो एक अच्छा परामर्शदाता होता है, ठीक, उसके गुण लिखने हैं। तो जो परामर्शदाता होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो सेवार्थी है, यानी जो परामर्शग्राही है, जो परामर्श लेने वाला है, उसको सहयोग प्राप्त करना। ठीक, अगला है आपका, परामर्शदाता को सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना होगा। कुशल परामर्शदाता इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है जिससे प्रार्थी निसंकोच अपनी बात कह सके। पहला तो क्या है कि वह जो परामर्शदाता है, ठीक, उसके लिए जो भी आपके लेने परामर्शग्राही होते हैं उनके लिए जो है वो हमेशा उनका सहयोग करे, है ना। सेकंड क्या है, अच्छा मतलब कि एक गुण जो है वो ये है कि जो आपका परामर्शदाता है वो इस तरह का वातावरण बनाए या इस तरह से उससे बात करे कि जो परामर्शग्राही है वो अपनी बातों को निसंकोच बेझिझक हर चीजों को शेयर कर पाए, है ना। अगला है, सेवार्थी को अभिव्यक्ति का अवसर देना जिससे कि वे अच्छी प्रकार से अपनी बात समझा सके। यानी एक जो अच्छा परामर्शदाता होता है उसको जो है ये करना चाहिए कि जो आपका सेवार्थी है, जो परामर्शग्राही है, वो
उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर देना चाहिए, यानी उसको जो भी समस्याएं हैं वो अपनी सारी बातों को अच्छे से बता सके, अच्छे से बोल सके, है ना। अगला है आपका विश्वास अर्जित करना, जिससे सेवार्थी उसे अपना सहयोगी समझ सके, यानी कि आपके जो परामर्शदाता है उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि जो आपके परामर्शग्राही हैं, जो परामर्श लेने आए हैं, उनको आपके ऊपर विश्वास हो। जब उनको आपके ऊपर विश्वास होगा तभी वो आपसे सारी बातों को शेयर कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, समझ लिखना है। तो देखिएगा, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अनुशासनहीन हैं, ठीक, तथा असामान्य समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार तथा समायोजन सामान्य बालकों से पृथक होता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो अनुशासनहीन होते हैं वो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, जिनका व्यवहार जो होता है वो सामान्य बच्चों से अलग होता है, वो भी आपके समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इनकी पहचान कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। तो पहला है आपका, यदि बच्चे में व्यक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षण, दर्द या अन्य विभिन्न प्रकार के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो, यानी कि अगर जो बच्चे स्कूल में जो है समस्या उत्पन्न करते हो, है ना, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है, अनुशासनहीन होते हैं, तो ये भी आपके समस्यात्मक बच्चे के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अगला देखिएगा, यदि बच्चे में सामान्यतया परिस्थितियों में भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो सामान्य परिस्थिति होती है वहां पे भी अगर बच्चा कुछ अलग व्यवहार करता है जो उपयुक्त नहीं होता है, तो वो भी बच्चा आपका समस्यात्मक बच्चा कहलाएगा। अगला है आपका, यदि बच्चे में सीखने की ऐसी क्षमता हो, ऐसी अक्षमता हो जिसकी बौद्धिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक, ये आपके क्या है, समस्यात्मक बच्चों की पहचानने की बिंदु है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परामर्श के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, ठीक, परामर्श का जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो उपबोध है उसका विकास, उसको देखेंगे। तो ये आपके मनोवैज्ञानिक है हट एवं गोरी बेरीच के अनुसार, ठीक, इनके अनुसार देखेंगे परामर्श का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्या का समाधान करने में इस प्रकार सहायता करने के अवसर प्रदान करता है जिससे किसी भी प्रकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो सके, ठीक। कहने का मतलब ये है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है कि जो छात्र हैं, ठीक, उनकी जो अपनी समस्या है उसको समाधान में मदद करना, ठीक, उनको क्या करना, जो परामर्श का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो आपके बच्चे हैं, जो आपके छात्र हैं, ठीक, उनको जो समस्या हो रही है उन समस्याओं का हम समाधान करने में उनकी सहायता करें, ठीक। उसके बाद अगर उनको कुछ भी बाद में समस्याएं आती है तो वो बिना मदद के अपनी समस्याओं का समाधान करें, ऐसी योग्यता लाने का ही हमारे परामर्श का उद्देश्य है, ठीक। चलिए, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्य को अग्रलिखित प्रकार परिभाषित किया है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है आपका, उपबोध द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों एवं आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति, ठीक। दूसरा है, उपबोध द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण के साथ तर्क संगत सामंजस्य की प्राप्ति, ठीक। अगला है, व्यक्तित्व भिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधों के क्षेत्रों में उनका निहितार्थ, ठीक, निहितार्थ, ठीक है। अगला है आपका, उपबोध को जानना, ठीक। रुथ स्ट्रेंग ने उपबोध को परामर्श का केंद्र बिंदु माना है, ठीक है। परामर्श किया जाने वाला व्यक्ति उपबोध सहज रूप से परामर्श का केंद्र है, परामर्शदाता उसके प्रति लगातार संवेदनशील रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उपबोध को अपनी अवधारणा अथवा संप्रत्यय कार्य हेतु उसकी तत्परता, उसकी दमित इच्छाएं, उसकी अपराध भावना, उसके व्यवहार के अंतः स्रोत, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, आदि बातों को समझ सफल परामर्श का आधार, ठीक। उपबोध को जानना यानी जो परामर्श लेने वाला है उसकी समस्याओं को जानना, उसको क्या समस्या है,
ठीक है, उसके लिए आप संवेदनशील रहिए, उसको इस तरह से कंफर्टेबल फील कराइए कि वो जो अपनी समस्याओं को आपको बताएगा, आप उस बातों को लीक नहीं करेंगे, है ना? तभी वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। चलिए, तीसरा देख लेते हैं, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। ठीक है, तो रोजर्स तथा वैलेन ने कहा है, परामर्शदाता को अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति की कभी भी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो रोजर्स तथा वैलेन है, ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ये कहा है कि जो परामर्शदाता होता है, उनको कभी भी, ठीक, जो उनसे परामर्श लेने आ रहे हैं, यानी जो परामर्शग्राही है, उन व्यक्तियों का कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए या उनकी कोई भी बुराई नहीं करना चाहिए। ठीक, किसी गूढ़ धारणा पर निर्मित प्रतिमान या व्याख्या पर निर्भर करना कभी भी हानि रहित नहीं समझा जा सकता। संभव है अधिकांश व्यक्तियों पर लागू होने वाली व्याख्या उपबोध पर लागू ना हो। ये आपका परामर्शदाता के जो 3 आपके उद्देश्य हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्देशन क्या है? निर्देशन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक, तो निर्देशन क्या होता है? जो गाइडेंस होता है, उसी को हिंदी में हम निर्देशन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना, यानी किसी व्यक्ति को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक, उनको गाइड कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उनका व्यवसाय हो। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है? निर्देशन कहलाता है। तो समझिएगा, किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना एवं उसका सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन कहलाता है। ठीक, निर्देशन का क्षेत्र क्या है? तो निर्देशन का क्षेत्र व्यक्ति एवं उसके परिवेश के बीच स्थापित संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु दी जाने वाली सहायता तक सीमित है। विद्यालय में व्यक्ति का संबंध निर्देशन के 3 निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। ये 3 क्षेत्र होते हैं निर्देशन के। पहला है आपका विद्यालय में व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध। ठीक, स्कूल में आपके जो बच्चे होते हैं, उनका पर्सनली एवं सोशली जो कनेक्शन होता है, उसके क्षेत्र में भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो पहला देखिएगा, स्व का ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों का परस्पर तथा व्यवहार से संबंध। ठीक, दूसरा है अन्य छात्रों तथा व्यक्तियों का और उनके साथ संबंधों का ज्ञान। दूसरा देखिएगा, व्यक्ति का पाठ्यक्रम के साथ संबंध, यानी जो है सिलेबस के साथ जो संबंध होता है, उसका देख लेते हैं। व्यक्ति की शैक्षिक निष्पत्ति तथा प्रगति। दूसरा है शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास। ठीक, तीसरा है आपका व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ संबंध। तो पहला आपका अग्रिम शैक्षिक तथा व्यावसायिक मांग की पूर्ति की तैयारी, और दूसरा है आपका उचित शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों से लाभान्वित होना। ये आपका क्या है? जो है निर्देशन के क्षेत्र है। आई बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं, निर्देशन के उद्देश्य तथा निर्देशन के उद्देश्य तथा आवश्यकताओं का विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक, निर्देशन के जो उद्देश्य है, इनकी जो आवश्यकता है, इसको समझाना है। तो देखते हैं निर्देशन के उद्देश्य। तो व्यक्ति के उद्देश्यहीन एवं निरर्थक कार्यों को करने में रुचि नहीं होती और न ही वह पूरा हो पाता है। निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक, क्या क्या है वो हम देखेंगे। पहला उद्देश्य है व्यक्ति को उसकी योग्यताओं तथा शक्ति का ज्ञान कराना। ठीक, क्या है आपका निर्देशन का उद्देश्य? कि व्यक्ति को उसकी योग्यता और शक्ति का ज्ञान कराना, ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सके। ठीक, दूसरा क्या उद्देश्य है? व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुरूप शैक्षिक एवं व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान कराना। व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुरूप शैक्षिक एवं व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान कराना। ठीक, तीसरा उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना। ठीक, अगला निर्देश क्या है? व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक
भावात्मक तथा सामाजिक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना कि वह अपने वातावरण के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजित हो सके। ठीक, अगला है आपका, व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह विभिन्न परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का इस प्रकार समाधान करने योग्य हो जाए कि इससे वह स्वयं का तथा समाज को अधिक से अधिक हित कर सके। ठीक है, देखिए कभी इतना लंबा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है। आपके सीरीज में इस तरह के प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये पूरे सिलेबस को कवर कर सके, है ना। अगर एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ निर्देशन की आपकी क्या पूछेगा, उद्देश्य पूछेगा, या फिर अलग से पूछेगा निर्देशन की आवश्यकता। ठीक, सब मिक्स करके कभी नहीं पूछता है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें आपको इतना इतिहास आप कभी लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से जो निर्देशन है इसकी आवश्यकता क्या है। तो समाज की सुरक्षा तथा प्रगति के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह योग्य एवं क्रियाशील नागरिक बन सके। सामाजिक दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, क्या क्या है, परिवर्तित परिवर्तित पारिवारिक दशाएं, उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं, और अगला है जनसंख्या में परिवर्तन, अगला है आपका उचित नियोजन की आवश्यकता। ठीक, दूसरा जो है आवश्यकता वो देख लेते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है उसको देख लेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति जन्मजात राजनीतिक होता है तथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी आवश्यकता है। यह निम्नांकित 3 प्रकार का है। ठीक, पहला है आपका स्वदेश रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा, और तीसरा है आपकी धर्म की रक्षा। ठीक, चलिए अब हम शैक्षिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है उसको देख लेंगे। तो समझिएगा, निर्देशन शैक्षिक दृष्टि से भी छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए है। ठीक, शिक्षा जो है वो सबके लिए है और सब शिक्षा के लिए है। इस आशय से प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार ने इसलिए शिक्षा अधिकार कानून यानी आरटीई बनाया है। अनिवार्य शिक्षा का अभिप्राय है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता एवं बुद्धि के अनुसार शिक्षित किया जाए। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से जरूरी है। ठीक, क्या क्या है, पाठ्यक्रम का चयन, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, अनुशासनहीनता को रोकना, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना, और नवीन विद्यालय में समायोजन हेतु। ठीक है, चल अगला देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता के साथ साथ उसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। निर्देशन सहायता द्वारा यह निश्चित होता है कि किस बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए कैसा परिवेश होना चाहिए। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है व्यक्तित्व भिन्नताओं का महत्व, दूसरा है संतोषजनक समायोजन, और तीसरा है आपका भावनात्मक समस्याएं। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 13 को। तो निर्देशन के कितने प्रकार हैं इसको बताना है। तो देखिएगा, निर्देशन के आपके 5 प्रकार होते हैं। ठीक, 5 भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, और चौथा है आपका स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, और पांचवा है आपका आर्थिक निर्देशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे, पूर्व एवं की फोवर। ठीक है, तो इनके अनुसार देख लेते हैं, निर्देशन 5 प्रकार के हैं। शिक्षा संबंधी निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, मनोरंजनात्मक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, ठीक, नागरिक सामाजिक तथा नैतिक निर्देशन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 जो है अधिक प्रचलित है, शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ये प्रश्न को। तो प्रश्न उत्तर नंबर 14 है आपका,
नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपका नैदानिक परामर्श होता है, ये समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक अथवा संकटकालीन परामर्श में अधिक कीमती एवं लाभदायक होता है। यानी आपका जो नैदानिक परामर्श होता है, जब समस्या संकटकालीन हो, ठीक है, तो वहां पे इस परामर्श का जो है बहुत ज्यादा लाभ होता है या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राही को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। यानी इस परामर्श में क्या होता है कि जो परामर्शदाता होता है, वो ऐसी कोशिश करता है कि जो परामर्शग्राही है, यानी जो परामर्श लेने वाला है, उसको जो भी कठिनाई और परेशानियां हैं, उससे वो उसको इतना सक्षम बनाए कि वो चीजों को हैंडल कर पाए, है ना। छात्रों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहे, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चयन करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदत तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तित्व विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है, ठीक, इस परामर्श के द्वारा। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो परामर्शदाता किसे कहते हैं? परामर्शदाता में कौन से जो है गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले हम समझेंगे परामर्शदाता होता क्या है। तो परामर्श देने के लिए जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसे परामर्शदाता कहते हैं। यानी कि परामर्श देने के लिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जो क्या हो, एक्सपीरियंस वाला हो, है ना, ट्रेंड हो, जिसको जानकारी अच्छी हो, जो समस्याओं को अच्छे से समझ के उसका निवारण कर सके, उन्हीं को परामर्शदाता कहते हैं। अब परामर्शदाता की गुण क्या होना चाहिए, उसको हम देख लेंगे। तो परामर्शदाता को उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए। किसे समझना चाहिए? जो परामर्शग्राही होंगे, यानी जो परामर्श लेने वाले होंगे, ठीक है। समझना चाहिए कि वे क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी रुचि, दृष्टिकोण, इच्छा, अभिलाषा, ये सब क्या है, सब चीजों को उनको अच्छे से समझना है। जब वो समझेंगे तभी उनकी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं गुण। उनकी समस्याओं को समझकर उनमें उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। अगला है, उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिनसे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें अपने अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती अच्छे बालकों में हो, ठीक। चलिए अगला गुण देख लेते हैं। अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहे, उनके द्वारा पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसकी सही आभास उन्हें कराना चाहिए, अगर है तो उन्हें तुरंत दूर करने में परामर्शदाता को सहायता करना चाहिए, है ना। चलो अगला ये लास्ट है, देखेंगे। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। यानी कि बाल अधिगम यानी जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है ना, उसमें निर्देशन और परामर्श का जो महत्व है उसको हमें बताना है। तो समझिएगा, निर्देशन का पहले महत्व देख लेते हैं। तो शैक्षिक मार्गदर्शन का महत्व निम्न प्रकार है। क्या क्या महत्व है वो हम देखेंगे। तो शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्तित्व भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला है आपका, पाठ विषयों के चयन में सहायता मिलती है, ठीक। अगला है, विद्यालय की व्यवस्था में मदद मिलती है। अगला है, पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक है, ठीक। अगला है, विभिन्न शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक है। ये आपका निर्देशन का महत्व हो गया। चलिए अगला देख लेंगे, परामर्श का महत्व क्या है उसको देख लेंगे। तो परामर्श का निम्नलिखित महत्व है। पहला है आपका, परामर्शदाता उपबोध यानी परामर्श देने वाला के विषय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण करते हुए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, ठीक।
ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट, बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। ठीक। तीसरा है आपका, बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। ठीक है। अगला देखेंगे, समस्याओं के समाधान से उपबोध की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। फिर है आपका, समस्या के समाधान के लिए स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित होने में सहायता मिलती है। बालकों की रचनात्मक कार्यों के सीखने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी विशेषताएं बताना है। तो देखिएगा, पहली क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं कौन। ठीक। तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से कम होती है, वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनका आईक्यू उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता यह होती है, यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे क्या होते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं, है ना, जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा चीजों को जल्दी नहीं सीख पाते हैं, वही आपके धीमी गति से बच्चे जो है वो सीखने वाले होते हैं। क्या क्या विशेषता है वो देख लेंगे। वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं, यानी कि आपके जो सम आयु यानी जो समान आयु के जो बच्चे होते हैं, जैसे आपके क्लास में जो बच्चे हैं, उन बच्चों में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उन बच्चों से धीमे चीजों को सीख रहा है, ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, धीमी गति का बच्चा हो जाएगा। ठीक। जो सभी के ग्रुप में जो बच्चे हैं, उनमें जो बहुत कम मेच्योर होगा, यानी सेम एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मेच्योरिटी होनी चाहिए उसमें नहीं होता है, तो वो आपकी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। ठीक। इनमें कम आत्मविश्वास होता है और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठिता भी हो सकती है। आई बात समझ में। तो देखिएगा, यहाँ तक हमने किया है। अब हम जो है कल की क्लास में ना प्रश्नोत्तर नंबर 18 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए 1 लाइक और 1 कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में फिर। अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।